हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव में हम लोग दो तरह के कंडीशन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है। और साथ साथ आज ये भी जान लेंगे कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, क्योंकि ये चार चीज़ हम लोग सीखेंगे। पहले इंटरफेरेंस ऑफ वेव दो तरीके से सीखेंगे, उसके बाद कोहेरेंट सोर्स के डिस्कशन कर लेंगे। क्योंकि आज का लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको पढ़ेंगे, इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट को एक वेव नेचर मान लिया गया था। इससे पहले न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी को तरजीह दी जाती थी। ये यंग्स डबल स्लिट होने के बाद वेव नेचर मान लिया गया लाइट को। इससे पहले जो पार्टिकल नेचर माना गया था उसका धज्जियाँ उड़ गया और उसे डिस्कार्ड कर दिया गया था। लेकिन फिर बाद में आकर के ये लाइट की कहानी बढ़ती रही और ये आइंस्टीन आकर के दोनों को तरजीह दिया कि ये डबल नेचर होता है, लाइट का भी नेचर होता है, वेव का भी नेचर होता है लाइट के पास, और पार्टिकल का भी नेचर होता है। तो जनरली हम लोग वेव ऑप्टिक्स के अंदर सिर्फ वेव नेचर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये पहले हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव मतलब होता है दो वेव का मिलना। अगर दो या दो से अधिक वेव एक ही मीडियम में हो, आपस में जब मिलते हैं तो उसको हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहते हैं। तो इस बात को अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, यहाँ लिख सकते हैं when two or more wave इन या सुपर इम्पोज, मिलना को कहते हैं सुपर इम्पोज करना। सुपर इम्पोज each other इन सेम मीडियम। मीडियम चेंज नहीं होनी चाहिए, मीडियम सेम रहना चाहिए। इन सेम मीडियम। अब ये इंटरफेरेंस का हम लोग दो तरह का स्पेशल टाइप पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि ये इंटरफेरेंस दो ही तरह के होते हैं, ये कई तरह से हो सकते हैं, लेकिन इसका जो स्पेशल कंडीशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका कुछ कंडीशन बताएंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहला देखिए कंस्ट्रक्टिव, नाम सुन के लग रहा होगा यहाँ पे कुछ चीज़ें जुड़ रहा होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस, इंटरफेरेंस। अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जनरली हम लोग जब बात वेव की कर रहे हैं तो वेव का जनरल इक्वेशन जो होता है उसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, क्योंकि इससे पहले अगर क्लास 11th आप लोग पढ़े हैं तो वहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रिंग वेव। तो स्ट्रिंग वेव का जो इक्वेशन होता है उसी को हम लोग जनरल इक्वेशन कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वहाँ पे हम लोग लाइट वेव का भी एक्सप्रेशन देख रहे थे, क्योंकि ये भी एक वेव नेचर का होता है। अगर हम बात करें कि वेव नेचर, जिसमें स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं, तो उसमें पार्टिकल ऑसिलेट करता है, लेकिन जब हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। तो जनरल इक्वेशन तो सेम रहने वाला है। अगर बात करें हम जनरल इक्वेशन ऑफ वेव की तो ये लिख देते हैं, जिसको जानते हैं आप लोग जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव को जनरली डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वाई रिप्रेजेंट करते हैं। वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर चल रही है तो माइनस में लिखते हैं, अगर यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ तो ये वेव का इक्वेशन ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन उसका रिवर्स हो जाएगा। अगर हम लोग इक्वेशन लिखते वक्त में अगर कहीं प्लस लिख देंगे तो घबराने की बात नहीं, वो वेव का इक्वेशन ही है, लेकिन डायरेक्शन जो है उसका ट्रेवलिंग का अभी बता देंगे। ये पॉजिटिव एक्स में अगर नेगेटिव साइन होता है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे प्लस साइन रहेगा तो नेगेटिव समझिए। अगर ये तो मान लीजिए कि जनरल हो गया। इसी को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइट वेव का इक्वेशन लिखते थे ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, अब माइनस में के एक्स। और सबका मतलब ये होता है क्योंकि इसमें जो ऑसिलेट करने वाला वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जनरल इक्वेशन हम लोग इसी को बात करेंगे। यहाँ पे ए जो रोल पे ले कर रहा है ई नॉट का, अगर लाइट वेव के अंदर आ जाएंगे तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बात, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो आने वाला है
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसके अंदर हम लोग इसका एक्सप्रेशन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन लाइट वेव के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग आज सीखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है। तो इंटरफेरेंस मतलब होता है कि जनरली मान करके चलिए अगर कोई पी पॉइंट है, अगर एक वेव इस तरह से आ रहा है, मान लीजिए कि ये एक वेव पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट में इस वेव के अकॉर्डिंग इसको हम लोग y1 कंसिडर कर लेते हैं। तो y1 के अकॉर्डिंग इस पॉइंट मान के चलिए इस पी पॉइंट को अभी ये ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो y1 की वजह से, अगर y1 लिखना है तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 sin ओमेगा t माइनस kx। हम लोग जनरली बात जब भी करेंगे तो मीडियम सेम रहेगा, अगर मीडियम सेम रहेगा तो यहाँ पे k का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। और k के बारे में याद करा दें तो k जो होता है वो 2π/λ होता है, और लेमडा मीडियम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि मीडियम चेंज होने पे लेमडा का वैल्यू चेंज हो जाता है। उसी तरह से अगर ओमेगा के बारे में बात करेंगे तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, और ये इसका वैल्यू अगर आप चाहें तो 2π/f भी लिख सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर जिस जहाँ पे अगर लाइट इमिट हुआ है तो जो सोर्स फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, वही फ्रीक्वेंसी जो है सो पूरे मीडियम में ट्रेवल होगा। मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाती है। वेवलेंथ चेंज होने की वजह से ही अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ये बात आप लोग जानते हैं। तो अगर इस पी पॉइंट पे वाई की वजह से डिस्प्लेसमेंट अभी ये है, तो मान लीजिए कि ये है, तो पी पॉइंट ऊपर जाना चाह रहा है। अगर दूसरा वेव मान करके चलिए कुछ इस तरह से आ रहा है, और इस वेव के अकॉर्डिंग इस पी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट नीचे, क्योंकि मान के चलिए अगर सिंपली मान लेते तो ये 5 मीटर ऊपर भेज रहा है, और ये इस y2 की वजह से, ये y2 इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो y2 के वजह से इस पी पॉइंट को ये नीचे ले जाना चाह रहा है 3 मीटर मान लीजिए। तो बात ये पी किसका माने, y1 का माने या y2 का माने। तो यहाँ पे इसके डिसीजन के लिए एक प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन आता है, या सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कह सकते हैं उसको। तो हम लोग यहाँ इस बात का डिस्कशन करने के लिए एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसका नाम पहले सुन चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, उसी से में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। अगर आप वर्क पावर एनर्जी पढ़े होंगे तो वहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन आता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन की वजह से हम लोग करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन अकॉर्डिंग होता है कि इस पॉइंट पे इस दोनों वेव का वेक्टर सम कर देंगे। तो इस बात को डिसाइड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ सुपर पोजिशन। इस पी पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यहाँ पे देखिए वाई नेट जब निकालेंगे तो सीधा दोनों को वेक्टर तरीका से जोड़ देंगे। ये वेक्टर तरीका से इसको हम ऐड कर सकते हैं, सिंपली इसे कर देंगे ऐड। अगर 2 से ज़्यादा रहेगा तो मान के चलिए जनरली लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि वाई नेट अगर ये वेक्टर के फॉर्मेट में हो जाएगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 yn। जितना नंबर ऑफ, मतलब यहाँ पे तो 2 वेव था तो इसलिए इस पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जो है सो दोनों का वेक्टर सम करने की वजह से आ गया है। अगर 3 वेव रहता तो 3 पॉइंट क्या करते, अगर 4 रहता तो 4 पॉइंट क्या करते। तो इसी तरह से अगर हम इस पी पॉइंट पर अगर निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहाँ पे अभी मान के चलिए अभी नेट डिस्प्लेसमेंट बात कर रहे हैं, कुछ देर के बाद हम लोग इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो लाइट वेव पढ़ने वाले हैं। ये तो जनरल इक्वेशन है, मान के चलिए स्ट्रिंग वेव के लिए भी बता रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग वेव हो चाहे लाइट वेव हो, जो जोड़ने का तरीका है वेव को वो सेम ही है, क्योंकि वेक्टर तरीका से जोड़ सकते हैं इसको। तो ये तरीका हम लोग अपनाने वाले हैं। तो इतना बात आप लोग देख ली है, इसको लिखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, क्योंकि इस कोहेरेंट सोर्स के लिए हम लोग करें, क्योंकि ऐसा सोर्स लेना है जिसका फेज डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसको नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए तो कोहेरेंट सोर्स में जनरली हम लोग जब बात करेंगे तो वहाँ पे 2 वेव को लेंगे और दोनों वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसका जो फेज डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये बात अभी भले आपको समझ में ना आए, जब हम इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो बस इतना समझ लीजिए कि ऐसे 2 सोर्स के लिए बात कर रहे हैं जिसका फेज डिफरेंस जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
तो पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद इसको समझेंगे आगे। कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्सेस। यहाँ पे सोर्सेज लिखा हुआ है तो इससे मतलब हुआ कि एक से अधिक सोर्स होगा, 2 सोर्स हो या 3 सोर्स हो या 4 सोर्स हो। तो यहाँ पे जनरली हम लोग 2 सोर्स के बारे में बात करेंगे। लिख सकते हैं सोर्सेज हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्योंकि जनरली अभी जो हम लोग इक्वेशन लिखे थे, यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो देख सकते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या माइनस के एक्स लिखे थे। तो ये टर्म जो होता है इसको फेज बोला जाता है। अगर 2 इक्वेशन रहेगा वेव का तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसी को फेज डिफरेंस कहेंगे। तो यही फेज डिफरेंस होने वाला है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस which do not change with time। मतलब टाइम चेंज होने के बावजूद भी ये फेज कांस्टेंट रहेगा। जनरली आप समझ लीजिए कि अगर कोई 2 वेव है, अगर 2 वेव चल रही है, जैसे मान के चलिए ये दोनों वेव चल रही है, तो अगर वेव एक ऐसे ऐसे चलेगी, ये देखिए वेव मतलब चलने का क्या है, सांप की तरह चलता है। जैसे कि एक वेव ऐसे ऐसे चल रही है, अगर दूसरा वेव है, अगर मान लीजिए दोनों वेव ऐसे ऐसे सेम होकर के चल रहा है, मतलब ये दोनों वेव जो चलेगा एक बार करेक्ट फॉर्मेशन करते हुए जब आगे बढ़ेगा, इसी को थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे। देखिए पहले ये दोनों एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, फिर एक बार ऊपर और फिर एक बार नीचे आएगा, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट फेज डिफरेंस दिखाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई एक वेव ट्रैक बनाते हैं, जैसे कि ये वेव ट्रैक है, अब दूसरा वेव ट्रैक बनाते हैं इस तरह से, सेम ही रहने दीजिए। तो अभी मान लेते हैं कि जैसे कि इस पॉइंट पे हुआ, तो पहले ये इस तरह से, अगर देखेंगे सब कुछ सेम है, बशर्ते कि जो स्टार्ट हुआ था, अगर इसका देखें ट्रेवलिंग जो हो रही है वो सेम हो रहा है। क्योंकि जितना अगर एक फॉर्मेशन, जैसे मान के चलिए एक वेव बनाया, 2 वेव बनाया, 3 वेव ये बनाया, तो यहाँ से देख लेंगे तो एक वेव मान के चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ा सा आगे चल रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा इस वेव को देखेंगे थोड़ा इतना जो है आगे चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 2 वेव बनाया है, उसी तरह से यहाँ पे ये एक वेव कंप्लीट हुआ, 2 वेव कंप्लीट हुआ। इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा आगे बढ़ा करके तीसरा भी कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक वेव, दूसरा वेव, पहला वेव ये हुआ, दूसरा वेव ये हो जाएगा, तीसरा वेव ये हो सकता है। तो यहाँ तक रखिए, देखिए सेम फेज, अगर दोनों अगर एक बार जो शुरुआत में मान के चलिए ऊपर है, तो एक बार जो ऊपर है तो इसमें देख रहे हैं कि जो एक बार जैसे कि जब यहाँ पे ये 0 पे था तो ये मैक्सिमम है, फिर उसके बाद अगर ये देख रहे हैं कि 0 पे आ गया है तो ये मिनिमम हो चुका है, उसके बाद फिर ये मिनिमम है तो फिर ये 0 है, उसके बाद देखिए फिर जब ये 0 हुआ है तो फिर ये मैक्सिमम हो गया। मतलब चलने का रेट सेम है, बशर्ते कि ये थोड़ा सा आ गया। प्रत्येक इंटरवल में जो है सो इसका फेज होती है वो सेम है। फेज सॉरी, इसको चेंज करने के लिए, सोर्स को कोहेरेंट सोर्स होने के लिए हम लोग इन जनरल ये बात कर देंगे कि इनका फ्रीक्वेंसी जो है सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब क्या कि इस वेव को अगर देखिए, एक फ्रीक्वेंसी होता है क्या कि 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ वेव कंप्लीट हुआ है, तो नंबर ऑफ वेव जो कंप्लीट होने का रेट होगा 1 सेकेंड के अंदर वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम हो जाएगा तो उसी को हम लोग कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। तो कोहेरेंट सोर्स को अगर इसको मान के चलिए, अगर ये समझ में आपको नहीं भी आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस इतना समझिए कि ऐसा 2 सोर्सेज जिसका फ्रीक्वेंसी सेम हो। मैथमेटिक्स से उसको और आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर इसका देखेंगे कंडीशन, अगर आप समझेंगे इसका, तो कंडीशन ऐसे समझ लीजिए कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को एफ लिखें, चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। अगर सेम रहेगा तो उसको हम लोग कोहेरेंट सोर्स कर सकते हैं। अगर मीडियम सेम है, क्योंकि जनरली हम लोग एक ही मीडियम में बात करेंगे, अगर मीडियम सेम रहेगा तो मीडियम सेम रहेगा तो आप जानते हैं कि जो सी है मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है वो कांस्टेंट है,
वेलोसिटी ऑफ वेव को लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। अगर मीडियम सेम है तो ये कांस्टेंट होगा, किसके लिए? सेम मीडियम के लिए, सेम मीडियम। अगर सेम मीडियम के लिए कांस्टेंट है तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लैम्डा भी जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए दो बात दिमाग में होनी चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी सेम है। मोस्टली फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग लेकर चलेंगे। अगर मीडियम सेम हो जाए, मीडियम सेम हो जाएगा तो स्पीड ऑफ वेव जो है वो कांस्टेंट, क्योंकि मीडियम चेंज होने पे ही स्पीड ऑफ वेव चेंज होता है। अगर मीडियम अगर चेंज नहीं हुआ है तो स्पीड ऑफ वेव कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ वेव कांस्टेंट है तो इसका लैम्डा भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ गया कि फेज ये है। तो कोहेरेंट सोर्स से जनरली अब हम लोग बात करेंगे कोहेरेंट सोर्स के लिए। तो अभी देखते हैं कि दो कोहेरेंट सोर्स ले रहे हैं। अब इन कोहेरेंट सोर्स इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जैसा मतलब दो सोर्सेज जैसा जिसका फेज डिफरेंस जो है सो लगातार चेंज हो रहा हो उसको हम लोग इनकोहेरेंट सोर्स कहेंगे। कोहेरेंट सोर्स में जो फेज डिफरेंस जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, समझिए कांस्टेंट फेज। इसका फेज डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। जब इनकोहेरेंट लेंगे तो उसका टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज करेगा, और फ्रीक्वेंसी अगर चेंज कर रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी अगर वेरी करेगा तो फ्रीक्वेंसी अगर वेरी करेगा तो यहाँ से देखिए दोनों का कांस्टेंट फेज डिफरेंस जो है सो कांस्टेंट नहीं आ पाएगा, वो डिफर कर जाएगा। तो उसको हम लोग इनकोहेरेंट सोर्स कहेंगे। तो उसके बाद जनरली हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे दो सोर्स लिए, S1 ले लिए और दूसरा ले लेते हैं S2। यहाँ पे कोई P पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। इस P पॉइंट पे दोनों सोर्स के वजह से, मान लीजिए कि लाइट सोर्स है तो जब वेव आ रही है तो कुछ इस तरह से आएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट इफेक्ट जो है इस P पॉइंट पे क्या आएगा तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। दो सोर्सेस हैं, ये सेकेंड सोर्स है। तो ये वेव कुछ इस तरह से आ रही है। तो अगर मान लें इसको ये फर्स्ट है तो इसका इक्वेशन अगर मान लें तो इसको y1 कर सकते हैं। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस प्लस ही रखते हैं, क्योंकि प्लस रहने के बाद जो है सो हम लोगों को थोड़ा माइनस प्लस में आसानी रहेगा। तो अभी देख रहे हैं कि इसमें ओमेगा सेम है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो इसका फेज डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसको कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। तो ये आ जाएगा y2। तो y2 को हम लोग लिख सकते हैं a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx। तो इन दोनों वेव के अंदर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि अगर यह मीडियम सेम है तो मीडियम अगर सेम है तो स्पीड सेम होगा, v सेम होगा क्योंकि मीडियम सेम है। चलिए इसको आप इतना समझ लीजिए कि अगर सेम मीडियम है तो ये v सेम है। यहाँ पे देखिए ओमेगा सेम है, देख रहा कि ये ओमेगा सेम है तो ओमेगा भी सेम है। ओमेगा सेम है तो आप जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, जबकि शुरुआत में लिखे थे। तो यहाँ से इसे भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। दोनों वेव का के सेम है। देखिए दोनों वेव का जो है सो के सेम होता है। तो के के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2π/λ, 2π/λ। तो 2π तो कांस्टेंट है, लैम्डा तो यहाँ से कह सकते हैं कि के भी दोनों का सेम है और लैम्डा भी सेम है। के और लैम्डा सेम है, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स लेने के बाद देखिए कितना कंडीशन जो है सो सेम आ गया है। ये दोनों S1 S2 क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस हैं। तो इस कोहेरेंट सोर्स की वजह से इस पर वाई नेट अगर हमको निकालना है तो वाई नेट निकालेंगे तो दोनों की वजह से आएगा इसका इफेक्ट। तो यहाँ पे वाई नेट हमको चाहिए। तो अगर मान के चलिए S1 से लेकर P तक का डिस्टेंस अगर x1 है और जो S2 से लेकर के P पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लोग x2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है t टाइम जब बीत जाएगा तो ये सोर्स से निकल करके इसका फ्रीक्वेंसी सॉरी इसका जो वेव निकल करके P पॉइंट तक पहुँच जाएगा। तो P पे जो नेट इफेक्ट आएगा वो निकालना है। तो देखिए S1 की वजह से आएगा यहाँ पे y1 का ऑन इफेक्ट आएगा और S2 की वजह से जो आएगा उसको y2 हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेट
डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी एट पॉइंट पी। तो यहाँ से हम लोग वाई नेट निकालेंगे। तो भी देखे थे कि जब दो या दो से अधिक वेव रहेगा तो उसको हम लोग वेक्टर तरीका से जोड़ देते हैं। वाई नेट जो आएगा y1 प्लस y2 आ जाएगा। तो y1 को अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे x1 अगर डिस्टेंस को फिक्स कर दिया तो डिस्टेंस अगर फिक्स हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे ओमेगा टी आ जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन जो भी वेव का है, ये ट्रेवलिंग वेव है, अगर ये रुक जाएगा x डिस्टेंस को अगर फिक्स कर दिए तो ये एक ही डिस्टेंस पे जो है सो ये वाइब्रेट करेगा, ऊपर नीचे होगा तो ये SHM हो जाएगा। तो इसको अगर लिखेंगे तो देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ इस तरह से लिख देते हैं इसको, A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX1 और दूसरा जो है A2 साइन ओमेगा टी प्लस KX2। तो अगर डिस्टेंस फिक्स कर दिए हैं, डिस्टेंस अगर फिक्स हो गया तो देखिए ये पॉइंट सेम जगह पे रह करके ये ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट जब कर रहा था इसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और इसका जोड़ने का तरीका बताए थे कि ये आ गया है कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। और SHM को जोड़ने का दो तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका है जिसको वेक्टर मेथड से जोड़ सकते हैं, और एक लॉन्ग कट तरीका है जिसको आप पुट करके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिए फिर बाद में रिजल्ट वही आएगा। तो हम लोग शॉर्टकट तरीका जो है सो इसको वेक्टर सम तरीका से करने का तो वही करेंगे। तो इसके लिए अब हमको पहले चाहिए, जो शॉर्टकट लगाने वाले हैं उसके लिए हमको पहले चाहिए फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस अगर निकालना है तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहने वाला है। तो फेज डिफरेंस मतलब पहला ये फेज है, दूसरा ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो ये बात को अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मिटा करके यहीं पे कर रहे हैं काम। तो चलिए देखिए, अब ये सब काम इसका जरूरी नहीं है, क्योंकि जब भी हम दो सोर्स लेंगे, दो लें या दो से अधिक लें, तो कोहेरेंट सोर्स ही होगा। क्योंकि कोहेरेंट सोर्स लेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, तो दोनों का फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ से फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो फाई आने वाला है वो फाई को जो फेज इसका है, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को निकालते हैं। जनरली जब भी चेंज निकालते हैं तो हम लोग सेकेंड में से फर्स्ट को निकालते हैं। तो ओमेगा टी प्लस KX2 आ जाएगा। तो ये ओमेगा टी प्लस KX2 माइनस में ओमेगा टी माइनस KX1। देखो ओमेगा टी और ओमेगा टी दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, ये फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों ये सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर ये दोनों सेम नहीं होता तो ओमेगा भी अलग होता, और ये ओमेगा इसको मानते हो ओमेगा1, इसको ओमेगा2, तो टाइम के साथ जो है सो इसका फेज चेंज होता, फेज यहाँ पे चेंज होता है, जिसको हम लोग इनकोहेरेंट सोर्स कहते हैं। अभी ये कोहेरेंट सोर्स को लेके चल रहे हैं। तो जो फेज डिफरेंस आ चुका है, अगर इसको लिखना चाहें तो K को कॉमन ले सकते हैं। चलिए इसको KX2 माइनस KX1 आ जाएगा। यहाँ से K कॉमन ले लेंगे तो X2 माइनस X1, और इसी को फेज डिफरेंस जो हमको आ चुका है वो K इंटू डेल्टा X आ गया है। अभी जो देखे थे डेल्टा X जो था, ये X2 डिस्टेंस और X1 डिस्टेंस, तो ये दोनों का पाथ है, इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। ये जो है इसको पाथ डिफरेंस कहा जाता है, और ये फेज डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन आपको पता चल चुका है। फेज डिफरेंस, तो ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग जो है सो इसको जोड़ने का तरीका ढूंढते हैं। तो सिर्फ हमको ये रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो फाई का वैल्यू आ चुका है वो K इंटू डेल्टा X
के इंटू डेल्टा एक्स सीधा आ गया है। ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों में रिलेशन बताता है। तो इसको मिटा करके हम लोग अब इसका कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं। दो एसएचएम को जोड़ने का तरीका होता है वेक्टर मेथड, बहुत आसान है और उनके बीच का फेज एंगल हमको पता चल चुका है। तो पहले इसको हम एक वेक्टर मान लेते हैं और दूसरा इसको मान लेते हैं कि उससे कुछ आगे है। जनरली अभी इन दोनों का फेज डिफरेंस देखें तो फाई है। तो अगर इसको मान लें कि अगर ये सिंपल मान लिए कि A1 यहाँ पे A1 कुछ सिंगल पे है, तो A2 जो होगा वो फाई एंगल आगे होगा, क्योंकि फाई जो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, तो ये फाई आगे होगा। तो ये दो वेक्टर हो चुका है, तो ये A1 और A2, और जानते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ से कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, कुछ इस तरह से AR आएगा। तो AR को लाने का तरीका वेक्टर तरीका से, तो यहाँ से हम लोग AR स्क्वायर को अगर लिखना चाहें A स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 कोस इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है या जो एंगल है उसको फाई है। तो देखिए A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 कोस फाई। तो यहाँ से AR चाहें तो लिख सकते हैं अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कोस फाई और इन सबको अंडर रूट है। तो AR का वैल्यू मिल चुका है। अगर हम देखना है कि अब एंगल कितना है इन दोनों के बीच, तो इस दोनों के बीच का एंगल अगर निकालना है तो ये भी निकालने का तरीका जानते हैं। इसको टेन थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू A2 साइन फाई। तो ये होता है, ये सब वेक्टर में आप पढ़ के लिए होंगे, A2 साइन फाई प्लस A1 प्लस A2 कोस फाई होता है, A1 प्लस A2 कोस फाई। तो देखिए दोनों के बीच का आपको एंगल भी पता चल चुका है और रिजल्टेंट भी। अगर आप हम इसको लिखना चाहें, मान के चलिए यहाँ पे वाई आर लिख, जैसे वाई नेट था तो वाई नेट जो अब आ जाएगा वो आ जाएगा AR साइन ओमेगा टी प्लस, किसको माने थे इनिशियली KX1 वाले को, KX1 प्लस थीटा। ये इनसे आगे चल रहा है, ये रिजल्टेंट जो है सो A1 से आगे चल रहा है और A2 से भले पीछे हो, तो A1 से हम लोग लिखें तो ये थीटा एंगल आगे चलेगा। तो जो फेज था इसका A1 का, उसमें से एक्स्ट्रा हम लोग थीटा को जोड़ दिए हैं। तो ये रिजल्टेंट तरीका है इसको जोड़ने का, ये रिजल्टेंट तरीका है। तो इतना नोट कीजिए आप लोग। अभी वेक्टर मेथड से देखिए कि यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने का हम लोग एम्पलीट्यूड का, ये जो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होता है, वेव का एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकालने का तरीका सीख लिए हैं। इसी तरह से इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच जो रिलेशन होता है वो इंटेंसिटी होता है स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब जो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन होता है वो स्क्वायर का रिलेशन होता है। तो जनरली अगर इसको देखेंगे तो KA स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी तरह से रिजल्टेंट अगर हम लोगों को एम्पलीट्यूड निकालना, सॉरी इंटेंसिटी निकालना, ये I रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ वेव को। I जो है ये इंटेंसिटी ऑफ वेव, और इसको कई बार इंटेंसिटी को आप निकाल चुके हैं, चाहे तो वेव के बारे में बात की तो वहाँ भी निकाल चुके हैं। और अभी फिलहाल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़े इंटेंसिटी का फॉर्मूला, वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू सी देखे थे। तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही रहेगा, और ये C मतलब मीडियम में जो लाइट का स्पीड होता है, या इसको अभी वैक्यूम है तो वो C से रिप्रेजेंट कर दिया, और E स्क्वायर यही एम्पलीट्यूड होता है। तो देख रहे हैं कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर है। तो यानी कि एम्पलीट्यूड से वो स्क्वायर के मल्टीपल में होता है, मतलब उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से लिख चुके हैं I = K स्क्वायर। यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर निकालना चाहेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं कि अगर जिस तरह से दो सोर्स का हम लोग एम्पलीट्यूड माने थे उसी तरह से इंटेंसिटी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये सोर्स S1 है जिसका इंटेंसिटी I1 है, और ये सोर्स S2 है जिसका इंटेंसिटी I2 है, और इस पॉइंट P पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए हम लोगों को। इस पॉइंट
P पे मान लीजिए x1 डिस्टेंस दूर है, ये P पॉइंट, इससे x2 डिस्टेंस है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो P पॉइंट पे निकालना है तो हम लोग कुछ इस तरह से निकालेंगे। जिस तरह से यहाँ पे लिखे थे AR, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर है तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में ही होता है, तो जनरली यहाँ से देखना चाहें तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको इक्वेट कर लेते हैं। यहीं पे अगर IR लिखना चाहेंगे तो IR जो हो जाएगा वो K इंटू AR स्क्वायर। उसी तरह से I1 लिखना चाहेंगे तो I जो आ जाएगा KA1 स्क्वायर, और I2 लिखेंगे तो KA2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये A2। जिस तरह से इंटेंसिटी इसका I1 है और एम्पलीट्यूड भी इसका A1 था, इस तरह से इंटेंसिटी जब इसका I2 है तो इसका एम्पलीट्यूड A2 है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पुट करते जाएंगे। देखिए IR स्क्वायर के जगह लिख सकते हैं IR/K, तो सीधा इक्वेट करते जाएंगे IR/, ये R थोड़ा सही से हो, IR/K इक्वल टू A1 स्क्वायर है तो A1 की जगह पर लिखेंगे I1/K प्लस A2 स्क्वायर की जगह पे लिखना चाहेंगे तो I2/K प्लस 2 A1 और A2, तो A1 की जगह पर निकालना चाहें तो देखिए यहाँ से आ जाएगा I1/K का अंडर रूट। उसी तरह से A2 तो I2/K अंडर रूट, और कोस फाई तो कोस फाई रहने वाला है, यहाँ से कोस फाई आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से K, ये रूट के और रूट के ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिला के कैंसिल हो सकता है। देखिए ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आ चुका है वो इस तरह से आया है IR इक्वल टू I1 प्लस I2 और 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 कॉस फाई, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब हम लोग को रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो दोनों का पता चल चुका है। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिफाइन कर सकते हैं। तो इतना बात को आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए हम रिजल्ट को लिखते हैं, उसके बाद जो है सो हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालते हैं। बस ये रिजल्ट दिमाग में याद रखना है, और यहाँ से जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में से हम लोगों को सिर्फ किस कंडीशन पे होता है इसी बात को दिमाग में रखना है, और उसी का इस्तेमाल कर करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव, जिस कहाँ कौन सा पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव होता है, कौन सा पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जब भी होगा तो कोहेरेंट सोर्स के लिए डिफाइन हो सकता है, क्योंकि जब हम इनकोहेरेंट सोर्स के लिए लेंगे तो वहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं बन पाएगा। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो होगा वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिफाइन तो होगा लेकिन पता नहीं चलेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टिव है कौन सा डिस्ट्रक्टिव है। लेक्चर के लास्ट तक में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो पहले रिजल्टेंट फार्मूला जो हम लोग निकाल चुके हैं वो लिख लेते हैं यहाँ से। तो AR को अगर लिखना चाहें तो ये अंडर रूट में कर सकते हैं, इसको अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 कॉस फाई। उसी तरह से अगर IR लिखना चाहें तो IR को लिख सकते हैं, यार टेढ़ा क्यों हो जाता, IR इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 इंटू I2 कॉस फाई। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल चुका है। कंस्ट्रक्टिव पे देखते हैं हम लोग। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो होता है वो AR या IR मतलब दोनों जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन में जो होता है वो AR हो चाहे IR,
इन दोनों का वैल्यू जो होने चाहिए वो मैक्सिमम होने चाहिए, वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम करने के लिए देखिए, अगर A1 A2 को और इसको तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते, यहाँ पे हम लोग फेज डिफरेंस को चेंज कर सकते हैं। जनरली अगर फेज डिफरेंस जब उन दोनों के बीच का एंगल देखिए, कोस का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, कोस का वैल्यू मैक्सिमम जो होता है, ये कोस का अगर रेंज देखें तो -1 से +1 होता है, +1 तक होगा। और कोस का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कोस 0 होता है। तो यहाँ पे अगर हम कोस 0 कर दें, जनरली अगर बात करें तो देखिए मैक्सिमम करने के लिए हमको कोस फाई का वैल्यू 0 करना पड़ेगा या मैक्सिमम करना पड़ेगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1। और ये जब मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 आ जाएगा, चलिए इसको मैक्सिमम वैल्यू +1, क्योंकि इसका +1 भी आता है और -1 भी होता है। जनरली हम लोग अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख रहे हैं तो +1 लेकर के चलेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो फाई का वैल्यू आने वाला है वो कंडीशन आ जाएगा 0 पे आएगा इसका वैल्यू। फाई जब देखें तो ये फेज डिफरेंस, तो फाई का वैल्यू जो आएगा वो 0 पे आएगा। उसके बाद देखें तो 2 पाई पे भी आ सकता है, तो जनरली 2 पाई को भी हम लोग उसी तरह से कर सकते हैं, 0 है। उसके बाद 4 पाई, 6 पाई, उसी तरह से 8 पाई, इसको डॉट डॉट करके 2n पाई कर सकते हैं, इसको 2n पाई। तो जनरली हम लोग फाई को अगर लिखना चाहें तो फाई को जो लिखना चाहे तो 2n पाई लिख सकते हैं। जब 2n पाई कंडीशन रहेगा तो उस समय जो होगा वो मैक्सिमम होगा। जहाँ पे n का वैल्यू जो है वो n रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन, इस तरह से। तो यहाँ से आप पाथ डिफरेंस में निकाल सकते हैं। जनरली हम लोग फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस रिलेशन देखे थे, k = Δx, और k का वैल्यू आपको पता है ये होता है 2 π/λ। तो यहाँ से Δx जो निकालना है पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस अगर निकालना चाहे तो देखिए इसमें डिवाइड कीजिए 2 π/λ से। देखिए 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, अगर इसमें डिवाइड कराएंगे है तो ये 0 है, तो फर्स्ट केस तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। सेकंड देखेंगे तो देखिए इस तरह से Δx = φ/2 π × λ। तो पहला अगर 5/2 पाई आ जाएगा तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, फिर 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, डॉट डॉट करके। इसलिए Δx का अगर जनरल वैल्यू लिखना चाहेंगे तो इसको n लैम्डा ले सकते हैं। और आपको बस यही बात याद रखना है, क्योंकि पूरी लेक्चर का जो मेन रीढ़ की हड्डी समझिए वो यही है, रिमेंबर, इसी को याद कर लेना है। जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, इस तरह से हम लोग बिलोंग्स टू इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे z रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को, ये। और ये मैक्सिमम कंडीशन में अगर हम जब देख रहे हैं तो ये तो इन दोनों के बीच का रिलेशन है, इसलिए इसे इसको लिखे हैं। तो ए आर का वैल्यू कितना होगा, तो ए आर का वैल्यू अगर आप लिखना चाहेंगे तो ए आर यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 × a2 कोस फाई के जगह पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिखते हैं ताकि क्लियर रहे। तो ये हो जाएगा √a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 × a2 कोस फाई के जगह पे 1। तो देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a × b, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो देखिए इसको डायरेक्टली a1 + a2 का स्क्वायर और इसको रूट, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ए आर लिखना चाहें तो सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं a1 + a2 का स्क्वायर और रूट। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट दोनों को हटा देते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड होती है वो मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगा a1 + a2 के बराबर आ जाएगा। ए आर जो आ जाएगा a1 + a2 के बराबर है। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जो हो जाएगा वो a1 + a2 के बराबर होगा। उसी तरह से
इंटेंसिटी हम लोग देखेंगे। तो इंटेंसिटी को निकालना है तो देखिए आई आर इक्वल टू जो आ जाएगा I1 प्लस I2, इसको I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2, कोस फाई का वैल्यू 1 है। तो इसको ऐसा करते हैं कि इसको करते हैं रूट लगा करके स्क्वायर कर देते हैं। रूट I1 स्क्वायर प्लस रूट I2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 इंटू रूट I1 इंटू I2। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो IR को ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इस तरह से इंटेंसिटी ये आ चुका है। लेकिन पूरे इस लेक्चर का कंक्लूजन ये है कि आप दिमाग में हमेशा रखिए, पाथ डिफरेंस जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा होता है। उसी तरह से हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे। तो इतना को नोट कीजिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे। डिस्ट्रक्टिव में होनी चाहिए एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों क्या होना चाहिए, मिनिमम। अब मिनिमम जब करेंगे तो मिनिमम केस में जो बदलने वाला है वो फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस को हम लोग चेंज करेंगे और फेज डिफरेंस का मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो कोस पे डिपेंड करेगा। कोस अब मिनिमम वैल्यू -1 होता है और -1 कहाँ पे होगा उसको हम लोग डिसाइड कर लेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ से लिखना है हम लोगों को, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी दोनों जो होनी चाहिए वो मिनिमम, और मिनिमम होने का शर्त क्या है कि फेज डिफरेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। फेज डिफरेंस कोस फाई का वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, कोस फाई का वैल्यू मिनिमम, और इसका वैल्यू मिनिमम जो होता है वो -1 होता है, क्योंकि इसका रेंज जो होती है वो +1 से -1 तक। तो देखिए -1 लाने के लिए कोस फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो पहला अगर देखेंगे -1, तो पहला अगर -1 देखना चाहें तो इसको जनरली ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इस पे 0 होता है, इस पे +1, इस पे 0, मतलब यहाँ पे 0 पे 0, ये π/2 पे 0 होता है। यहाँ पे अगर ये पाई पे आता है तो -1 होता है। तो जनरली अगर हम देखेंगे तो फाई का वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगा वो पाई पे आ जाएगा, फिर घूम करके 2 पाई, फिर 3 पाई पे, तो यहाँ से आकर के 3 पाई पे आ जाएगा। उसके बाद फिर घूम कर जाएंगे तो 5 पाई पे, उसके बाद 7 पाई पे, 7 पाई डॉट 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 ऐसे कर सकते हैं। तो अगर इसको जनरल फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो इसको देखिए दो तरीका से लिख सकते हैं, उसको 2n+1 करके भी लिख सकते हैं, 2n-1 करके भी। तो यहाँ पे हम लोग 2n-1 कर करके लिख सकते हैं, 2n-1 पाए, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। इसको गेड़िए, ये फेज डिफरेंस है। हम लोगों को मेन चाहिए पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू देखेंगे तो n का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से आ सकता है। अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो ये तो फेज डिफरेंस हो गया। तो चलिए पाथ डिफरेंस निकाल लें। पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों के बीच का रिलेशन जो है अभी कुछ देर पहले ही देखिए हम लोग 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स है। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से λ/, देखिए ये आ जाएगा 5/2π इंटू λ इक्वल टू डेल्टा एक्स। इसको अकॉर्डिंग पुट कीजिए आप। अगर पुट करना है तो देखिए पाई तो कैंसिल हो जाएगा, पहले आ जाएगा 2n-1, सॉरी इस पे रखना पहले यहाँ से देखिए डेल्टा एक्स इक्वल टू, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, सीधा बचेगा। देखिए 5 के जगह पे पाई है तो पाई कैंसिल, λ/2, तो पहला जो आ जाएगा λ/2। उसके बाद देखिए पाई कैंसिल होगा, 3/2 λ आ जाएगा, 3/2 λ। उसी तरह से 5/2 λ, 7/2 λ, डॉट 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 कर करके लिख सकते हैं। लास्ट में जो आ जाएगा इसको 2n-1 λ/2।
2 कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस का रिलेशन आया है वो 2n-1 इंटू λ/2। बस याद रखना यही है। कंस्ट्रक्टिव रहेगा तो वहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, और जब डिस्ट्रक्टिव रहेगा तो ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा, फिर ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय यहाँ पे 2 करना है। तो देख सकते हैं ये, इसी को याद करना आपको, रिमेंबर। तो इस केस में ए आर का वैल्यू क्या होगा और आई आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मतलब इस केस में जो है तो मिनिमम वैल्यू आने वाला है। तो मिनिमम देखना है तो मिनिमम देखिए आर, तो यहाँ पे अगर हम सबका वैल्यू रख देंगे, अगर cos 5 -1 आ जाएगा तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस 2a1 इंटू a2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर आ सकता है। तो इस कंडीशन में अगर AR को अगर आपको देखना है तो AR का जो वैल्यू आ रहा है वो a1 माइनस a2 का, इसको मॉड लगा सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है कि a1 बड़ा हो या a2 बड़ा हो। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह से अगर IR देखना है तो IR को भी पुट कर सकते हैं वैल्यू। देखिए IR का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे cos 5 -1 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, तो इसको रूट अंडर I1 का स्क्वायर मान सकते हैं और रूट I2 का स्क्वायर मान सकते हैं। 2 इंटू रूट I1 इंटू I2 है। इसको जनरली आप चाहें तो I1 माइनस अंडर रूट में I2 का स्क्वायर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव के केस में इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड देखिए इतना आ गया, डिस्ट्रक्टिव केस में इतना आ गया है। अब इन सबको हम लोग चार्ट बनाते हैं, चार्ट बनाने के बाद लिख देंगे। तो इतना नोट कीजिए, उसके बाद चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट बना दिए हैं जिसमें आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग एम्पलीट्यूड को देखें। तो जनरली एम्पलीट्यूड इस केस में एम्पलीट्यूड हो चाहे इंटेंसिटी हो, दोनों मैक्सिमम होती है। तो जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हम लोग निकाल चुके हैं उसी को लिख दें एक चार्ट में। a1 प्लस a2 होता है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होता है उस समय रूट I1 इंटू रूट I2 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। और फेज डिफरेंस, जनरली फेज डिफरेंस जो हम लोग देखे थे, फेज डिफरेंस या तो 0 हो या पाई हो, चाहे 4 पाई हो या 6 पाई हो। जनरली इस समय हम लोग जनरली बेसिक बात देखते हैं कि जो cos 5 का वैल्यू होने चाहिए वो +1, और +1 किस कंडीशन में होता है, तो ये होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। पाई का अगर इवन मल्टीपल होता है तो उस समय फाई का वैल्यू +1 होती है। तो उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग पाथ डिफरेंस निकाले। तो पाथ डिफरेंस अगर देखेंगे तो पाथ डिफरेंस जो है तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन निकाल चुके हैं, अभी हम लोग पहले किए थे। तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए पहले 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस तरह से। तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n लैम्डा हो सकता है, जहाँ पे n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। उसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लिखे हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो है सो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का वैल्यू मिनिमम होती है। तो मिनिमम होने के लिए वहाँ पे कॉस का वैल्यू देखिए, जो cos 5 का वैल्यू होता है वो -1, और -1 की कंडीशन के लिए हम लोग अप्लाई किए हैं। तो अगर -1 देखें तो रिजल्टेंट फार्मूला हम लोग पुट किए थे इससे पहले, तो वहाँ से a1 माइनस a2 मोड लगा दें। इससे मतलब है कि a1 और a2 कुछ भी बड़ा हो तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। उसी तरह से अगर IR देखें तो √I1 माइनस √I2, तो ये कुछ भी बड़ा हो सकता है, चाहे ये बड़ा हो चाहे वो बड़ा हो, तो ये माइनस का स्क्वायर होकर के वो फिर प्लस हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिजल्टेंट देखने का तरीका देख चुके हैं, जो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव किस तरह से हो सकता है। उसी तरह से अगर फेज डिफरेंस देखेंगे तो फेज डिफरेंस cos 5 = -π, तो -π लाने के लिए या तो पाई लेना पड़ेगा या 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, उसी तरह से 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, तो मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई को लेंगे। तो ओड को लिखने का दो तरीका है, एक प्लस है एक माइनस है। तो हम लोग माइनस तरीका लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका तरीका आपको पता चलेगा नेक्स्ट क्लास में किस तरह से होता है। क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो है सो फर्स्ट ब्राइट और फर्स्ट डार्क निकालेंगे तो 2n-1 कर रखते हैं, तो n का वैल्यू 1 पुट करने पे दोनों आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। पाथ डिफरेंस फिर निकालना है तो पाथ डिफरेंस जो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में होता है वो λ/2 पे मिलेगा, 3/2 लैम्डा रहेगा और 5/2 रहेगा, 7/2, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 के रिजल्टेंट पे मिलेगा हमको रिजल्ट पे।
उसी तरह से अगर पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला लिख चुके हैं 2n-1 λ/2 इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो इसके लिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए पहली बात यह कि ये जो है सोर्स होना चाहिए मस्ट बी कोहेरेंट। अगर ये कोहेरेंट सोर्स है तभी होगा, अगर कोहेरेंट सोर्स अगर नहीं है तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसी के कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन बना कर दिखाइए कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उस समय एम्पलीट्यूड का वैल्यू सेम रहेगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, और इंटेंसिटी भी सेम रहेगा। तो क्वेश्चन ही है, समझिए पहला ये क्वेश्चन है, फाइंड AR इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A एंड फेज डिफरेंस between A1 and A2 is A1 and A2 is 5। तो हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो है जनरली जो निकाले थे उसी के ऊपर काम करेंगे। तो जो AR का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो AR इक्वल टू पढ़ चुके हैं, अगर स्क्वायर के टर्म में ही रखें अभी, चलिए इसको स्क्वायर अंडर रूट ही कर देंगे। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 cos 5 है। तो अब यहाँ पे A1 और A2 का वैल्यू तो दोनों बराबर है, तो इसको सीधा हम कर देते हैं। तो अब A1 इंटू A1, तो ये तो A स्क्वायर ही आ जाएगा, अभी इसको अंडर रूट के अंदर ही रखिए। तो देखिए ये आ जाएगा, ये A स्क्वायर, ये 2A स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से भी देखिए 2 इंटू A हो जाएगा, तो ये भी 2A स्क्वायर cos 5। थोड़ा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन है इसमें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग 2A को कॉमन ले लेते हैं, तो 2A स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos 5 आ जाएगा। और एक फार्मूला आप ट्रिगोनोमेट्री के अंदर पढ़ चुके होंगे कि 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसी फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे 2 थीटा है तो वहाँ पे थीटा मतलब एंगल हाफ करने का तरीका है, तो यहाँ पे 5 है तो 5/2 लिख देंगे सीधा। तो देखिए 2A स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5/2। तो ये 2 और 2 मिल करके 4 आ जाएगा, तो 4 का रूट फिर 2 ही हो जाएगा। तो इसको अगर चाहें तो इसको 2A बाहर आ गया, cos स्क्वायर है तो इसको cos 5/2। तो यहाँ से देखिए AR आ चुका है AR का। तो अगर यहाँ से भी अगर डिसाइड करना चाहते हैं कि AR मैक्सिमम कब चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए, अगर सिर्फ कंस्ट्रक्टिव के लिए हम लोग देख रहे हैं AR मैक्सिमम, तो यहाँ से AR का वैल्यू मैक्सिमम आ गया। तो मैक्सिमम लेने के लिए देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1 हो सकता है। तो यहाँ से AR का जो मैक्सिमम वैल्यू आ चुका है वो 2A हो जाएगा, AR मैक्सिमम। उसी तरह से इंटेंसिटी हम लोग देखेंगे सीधा, तो इसलिए इस बार हम लोग निकालना है IR, इस बार हम लोगों को IR निकालना है। और फिर इसमें जो दिया रहेगा I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, और फेज डिफरेंस दोनों का सेम ही रहेगा। और इस बार जो है सो इंटेंसिटी दोनों है, तो दोनों के बीच का जो है सो फेज डिफरेंस सीधा 5 कह देते हैं। फेज डिफरेंस जो है वो 5 है। तो इंटेंसिटी निकालना है, तो इंटेंसिटी के टर्म के लिए हम लोग जो फॉर्मूला इंटेंसिटी का है उसको अप्लाई करेंगे। तो AR इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू 2 इंटू रूट अंडर I1 इंटू I2 cos 5। जनरल फॉर्मूला यही था,
तो यहाँ से I1 और I2 दोनों का वैल्यू जब सेम है तो इसको हटा सकते हैं, सीधा ये I आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2I प्लस यहाँ से 2 अंडर रूट में I स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर के यहाँ से भी 2I आ जाएगा। उसके बाद बचा cos phi, तो 2I को कॉमन ले लेते हैं, 2I कॉमन तो 1 प्लस cos phi, तो फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5/2, तो 2 इधर से, तो ये 4I cos स्क्वायर 5/2 है। तो यहाँ से IR देखिए, तो IR का वैल्यू जो आ चुका है इतना, और IR का मैक्सिमम वैल्यू देख करके आपको थोड़ा हैरानी होने वाला है कि IR का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 4I हो जाएगा, इसलिए कि एम्पलीट्यूड भले ही डबल होता है तो इंटेंसिटी को 4 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि इंटेंसिटी से वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी में और रिजल्टेंट में अभी देखे थे जो रिलेशन था वो स्क्वायर का था। तो यहाँ पे देखिए जब बराबर है तो एम्पलीट्यूड जो होती है वो दोगुना होता है और इंटेंसिटी जो होती है 4 गुना टाइम्स बढ़ जाता है। तो यही बात को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखेंगे इसका मिनिमम वैल्यू, I का मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो वो 0 होगा। अगर इसका मिनिमम वैल्यू देखना है तो I का मिनिमम वैल्यू देखना है तो cos स्क्वायर 5, तो cos का वैल्यू तो इस बार माइनस हो नहीं सकता है तो वो 0 ही रहेगा। तो ये देखिए इसका वैल्यू और कम से कम मिनिमम जब भी देखेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो इंटेंसिटी का मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगा। और इसमें देखेंगे एम्पलीट्यूड का मिनिमम वैल्यू, तो ये R को मैक्सिमम देख लिए हैं, तो मैक्सिमम तो मान के चलिए कि कितना आ चुका है 2A। और उसी तरह से अगर मिनिमम देखेंगे तो मिनिमम भी 0 ही आएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो AR जो मिनिमम देखेंगे वो मिनिमम 0, A1 माइनस A2, तो दोनों एक तो बराबर था तो मिनिमम वैल्यू 0। तो मिनिमम के केस में दोनों जगह पे 0 हो रहा है और मैक्सिमम केस पे एक बार 2A एम्पलीट्यूड जोड़ करके 2A होता है, लेकिन इंटेंसिटी जो है सो वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है। तो यही सब बात का इस्तेमाल करके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव, उसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ वेव तभी स्टार्ट हो चुका था। इस लेक्चर का बहुत ही इस्तेमाल नेक्स्ट क्लास में होगा, उसको आप लोग एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को लेकर के। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।